अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि इम्पोटेंस यानी कि नपुंसकता के बारे में। तो इसकी एक रिपोर्ट जो कि मैंने देखी है 26 जनवरी 2009 को आउटलुक जो मैगज़ीन है अमेरिका की, उसके अंदर प्रकाशित हुई थी, जिसमें कि डॉक्टर सुधाकर ने इस रिपोर्ट को जो है सर्वे किया था। इस रिपोर्ट का जो टाइटल था वो ये था कि इंडिया इज़ द इम्पोटेंस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इम्पोटेंसी के मामले में यानी कि नपुंसकता के मामले में इंडिया का जो स्थान है वो पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 है। तो ये रिपोर्ट जो एक खुलासा करती है वो हमारे लिए काफ़ी दुखद की बात है, हमारे लिए काफ़ी परेशानी की बात है कि हमारे देश के अंदर इतने ज़्यादा इम्पोटेंसी के जो है पेशेंट हैं। इम्पोटेंसी इस हद तक पहुँच गई है कि हम जो है नंबर 1 पे हमारी जो है पोजीशन आ रही है। उस रिपोर्ट में खुलासा ये हुआ था कि 82% जो फीमेल होती हैं यानी कि 82% यानी कि 82% जो फीमेल रहती हैं उनको वो अपने जो पार्टनर्स रहते हैं उनको उन्होंने ये बोला है कि जो है आप जो है फ्रेंड्स को बताने के बजाय या फिर कोई होम रेमेडी को बताने के बजाय आपको चाहिए कि आप अपने इस इशू को, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इशू को किसी कंसल्टेंट या डॉक्टर से आप जो है कंसल्ट करें, ये आपके लिए ज़रूरी रहेगा। और उसके अंदर 21% जो फीमेल थी उनका जो सर्वे के बाद जो रिजल्ट निकला, 21% फीमेल ने ये कहा कि हमें श्योर नहीं है, यानी कि हमें नहीं लगता है कि हमारे जो मेल हैं वो हमें फिजिकली या जो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन होता है वो हमें मिल पाता है। 21% फीमेल को इस तरीके से जो है आया कि एक तरीके से उनको नाउम्मीदी दिखी। और 28% फीमेल को जब उन्हें लगता है कि उनका जो है पार्टनर जो है किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता है या डॉक्टर को नहीं दिखाता है तो उनके अंदर एक तरीके से सेपरेशन आया, यानी कि डाइवोर्स की कंडीशन बनाई। 28% फीमेल ने जो है सेपरेशन किया अपने जो है पार्टनर से, क्योंकि उन्हें लगा कि ईडी के लिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए वो लोग कोई सही से जो है ट्रीटमेंट नहीं करा रहे। दूसरी रिपोर्ट निकली टाइम्स ऑफ इंडिया की, जो कि अभी रिसेंटली निकली है, अभी जल्दी में निकली है। उसमें ये बताया गया, उसके अंदर जो है एक अल्फ़ा 1 जो है एंड्रोलॉजी ग्रुप है, जो कि एंड्रोलॉजी डिपार्टमेंट में इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। तो उसमें रिसेंटली ये बताया गया कि जो है इंडिया के अंदर 20 से 30% जो डाइवोर्स होती है यानी कि जो तलाक होती है उसका जो कारण है वो जो है सेक्सुअल जो है सेटिस्फैक्शन ना मिलने के कारण है, यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से 20 से 30% जो है इंडिया के अंदर डाइवोर्स होता है। और ये काफ़ी जो है हमारे लिए शर्मनाक है और काफ़ी हमारे लिए एक दुखद जो है घटना है। इसको घटना क्या है, एक दुखद स्थिति है, इसे हम जो है मिल के जो है ठीक करना चाहिए। और कैसे ठीक होगा इसके लिए हमें इसका समाधान निकालना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किसे कहते हैं, यानी कि इम्पोटेंसी हम किसे कहते हैं। तो इसकी 2 तरीके से डेफिनेशन बनती है। एक तो यह है कि जो मेल का जो पेनिस होता है या तो वो इरेक्ट ही नहीं हो पाता है, यानी कि जो है पूरी तरीके से इरेक्ट नहीं हो पाता है फॉर सेक्सुअल फंक्शन के लिए, या तो इरेक्शन होता है थोड़ी देर के लिए होता है, फिर बाद में जो है पूरी तरीके से जो प्रोसेस होता है उसको मुकम्मल नहीं कर पाता है, यानी कि काफ़ी जो टाइम है उसका वो सही नहीं रहता है। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। और इसके जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब, अगर कभी कभी किसी के साथ ऐसा होता है, कभी कभी होता है, मतलब कभी कभी हो गया, कोई रेगुलर बेसिस पे नहीं है, तो इसमें कोई परेशान होने या फिर घबराने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है वो एक ऐसा इशू है जो कि हमारी सेक्सुअल रिलेशनशिप या हमारी फैमिली रिलेशनशिप या हमको कह सकते हैं एक तरीके से हमारे अंदर जो सेल्फ स्टीम है उसको भी प्रभावित करता है। और मैंने बताया कि 20 से 30% जो है डाइवोर्स का कारण बनता है इंडिया के अंदर। तो इसके कई सारे कारण होते हैं, कई सारे इसके जो है कॉज होते हैं, उनको हमें पता करके उनका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी रहता है। अब बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। तो लक्षण यही है कि जो इरेक्शन है उसमें जो है गेटिंग इरेक्शन में जो है दिक्कत आएगी, सही से जो है यानी जो इरेक्ट नहीं होगा, या फिर अगर इरेक्ट भी हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद जो है स्लो डाउन हो जाएगा, या फिर जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो भी फिनिश हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, लो हो जाएगी, लिबिडो जो है कम हो जाएगी, या फिर आप कह सकते हैं कि सेल्फ स्टीम जो होती है लो हो जाएगी। और एक एंजाइटी परफॉर्मेंस जिसे हम कहते हैं वो भी मरीज़ के अंदर देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं इसके कारणों के बारे में, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मरीज को होता है। और हमारे इस देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये पाया जा रहा है, नंबर 1 हमारी जो है पोजीशन बनी हुई है। तो कॉज में यही है कि
हेल्थ जो इशू है, अगर हमारी हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है तो हमको जो है कोई भी बीमारी लगी हुई, ख़ास करके जो हार्ट डिजीज़ हैं, यानी कि हार्ट की कोई बीमारी है तो उस बीमारी की वजह से सर्कुलेशन पर इफ़ेक्ट पड़ता है, और सर्कुलेशन पर जब इफ़ेक्ट पड़ता है तो इरेक्शन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो मेल सेक्सुअल एरोजल का जो फिनोमिना है, जो इसकी जो मैकेनिज्म है, वो इसके कई तरीके हैं। इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और हमारी जो नर्व्स रहती हैं सैक्रल नर्व जो S2, S3, S4, इनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। जो इरेक्शन की जो मैकेनिज्म होता है क्या है, जैसे कि पेनिस नॉर्मली तो फ्लैसिड रहता है, यानी कि नॉर्मली जो ब्लड फ्लो है इसके अंदर वो नॉर्मली जो है एक नॉर्मल रहता है, तो ये जो है फ्लैसिड रहता है। लेकिन होता क्या है, जिस तरीके से एरोजल हुआ, एक तरीके से थोड़ा एक्साइटमेंट हुआ, उसके बाद जो है इसके अंदर एक कार्पस स्पॉन्जियोसम जिसे हम बोलते हैं एक चैम्बर होता है। उस चैम्बर के अंदर क्या है, ब्लड जो है वो ओपन होता है, ब्लड उसके अंदर फ्लो होना शुरू हो जाता है, यानी कि भरना शुरू हो जाता है, तब फिर ये टाइट हो जाता है। तो ये जब तक कि ये प्रोसेस चलता है उसके बाद फिर ये नॉर्मल स्थिति पर आ जाता है, फिर ये फ्लैशिड हो जाता है। तो इसकी ये मैकेनिज्म होती है। तो मैंने बताया जिस तरीके से जो मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन है या फिर जो ब्लड का जो फ्लो वाला मैटर है, तो इसमें कई सारे कारण हमें मिलते हैं जिनकी वजह से ये चीज़ इफ़ेक्ट होती है, चाहे वो हमारा साइकोलॉजिकल कॉज हो, चाहे हमारा फिज़िकल कॉज हो। कभी कभी फिज़िकल कॉज प्लस साइकोलॉजिकल जो कॉज होते हैं मिल करके, दोनों मिक्स होकर के जो है कारण बनता है। तो या तो फिर फ्लो की कोई दिक्कत है, या फिर मेंटल स्ट्रेस है, या फिर कोई एंजाइटी है। तो ये सभी कारण इसमें मिल करके इस चीज़ को इफ़ेक्ट डालते हैं और इसका जो है कारण बनते हैं। अब बात करते हैं फिज़िकल कॉज ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी कि इसके फिज़िकल कॉज जो है कौन कौन से होते हैं। तो फिज़िकल कॉज में यही है कि अगर आपको कोई हार्ट की बीमारी है, या फिर एथेरियोस्क्लेरोसिस है, या फिर आपका बीपी जो है हाई रहता है, या फिर आपको डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, या फिर आप ओबेसिटी है यानी कि मोटापा बहुत ज़्यादा है, या फिर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो ये सभी कारणों की वजह से जो है फिज़िकल कॉज में ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर आपको ये है तो इससे भी जो है हमारी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स रहते हैं जिसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से फ्लो पर इफ़ेक्ट पड़ता है। CBS यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ इसकी वजह से भी होता है, या फिर जैसे एक डिजीज़ है पार्किंसन डिजीज़ है, या फिर MO जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी है। कुछ मेडिकेशन होती है जिनको एलोपैथिक फिजिशियन लिखता है, जिसे हम बोलते हैं बीटा ब्लॉकर, उसके प्रिस्क्रिप्शन की वजह से भी ये होता है। या फिर कुछ लोग जो है टोबैको का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसे हम तंबाकू बोलते हैं, तंबाकू का ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर अल्कोहल का भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिज़िकल कॉज में एक होता है कि पायरोनीज डिजीज़, यानी कि स्केयर फार्मेशन या फाइब्रोसिस हो जाती है। जो पेनिस होता है उसका साइज जो है इस तरीके से बैंड हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो है फाइब्रोसिस हो जाती है टिश्यू के अंदर, तो फाइब्रोसिस की वजह से ये बैंड हो जाता है। बैंड की वजह से सही तरीके से जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा कारण है इसमें, जिसे हम बोलते हैं पायरोनीज डिजीज़। स्लीप डिसऑर्डर, यानी कि स्लीप डिसऑर्डर भी एक फिजिकल कॉज का हिस्सा है। फिजिकल कॉज में स्लीप डिसऑर्डर भी आता है, या फिर जैसे कि प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट, यानी कि गदूद जिसे हम कहते हैं, गदूद बढ़ जाता है, गदूद का कोई इलाज कराता है, या उसमें कुछ कैंसर वगैरह हो जाता है, तो इसके ट्रीटमेंट से भी जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो फिजिकल कॉज है उसमें आता है ये। या फिर कभी कभी इंजरी हो जाती है, चाहे पेल्विक रीजन में इंजरी हो या फिर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में जैसे बताया ये इस तरीके से S2 S4 सैक्रल रीजन की जो नर्व रहती है, अगर ये डैमेज हो जाती है तो इरेक्शन से इनका डायरेक्ट जो है रिलेशन रहता है, तो इरेक्शन पे हमारे फर्क पड़ता है। या फिर आप एज भी है, एज भी एक फैक्टर है कि एज 45 प्लस लेटर आप जाते हैं तो उसके बाद जो है इरेक्शन प्रॉब्लम मेनली जो है मेल्स को आने लगती है। फिजिकल कॉज में एक कॉज ये भी होता है कि लो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि काफ़ी ज़्यादा मेल के लिए लिबिडो, एक तरीके से सेक्सुअल एरोजल उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार रहता। तो लो अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपके लो है तब भी ये फिजिकल कॉज का जो है हिस्सा बनता है। तो अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल कॉज ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। साइकोलॉजिकल कॉज क्या है, साइकोलॉजिकल कारण कौन कौन से होते हैं। तो साइकोलॉजिकल कॉज जैसे मैंने बताया ब्रेन का जो रोल है इस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में या फिर सेक्सुअल एरोजल में, ब्रेन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ब्रेन का काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है रोल रहता है। ब्रेन के अंदर जिस तरीके से हम सोचते हैं, हमारे अंदर जो फीलिंग्स आती हैं, तो हमारे जो हार्मोन्स जिस तरीके से निकलते हैं, तो ब्रेन का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट रहता है। अगर कोई पेशेंट जो है, कोई मरीज़ जो है डिप्रेशन का शिकार है, या फिर वो एंजाइटी का शिकार है, या फिर वो बहुत ज़्यादा सोचता है
और छोटी छोटी बातों को जो है इमोशंस में ले जाता है, या फिर एंजाइटी का शिकार है, उसको एंजाइटी होती है, परफॉर्मेंस की एंजाइटी होती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम वो अपनी जो है पार्टनर से मिला और फर्स्ट टाइम मिलने के बाद वो जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वो उसका नहीं हो पाया, तो दूसरी बार तीसरी बार जब मिलने की कोशिश करेगा तो उसको लगेगा पता नहीं मुझसे कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कहीं मेरी बेइज्जती नहीं हो जाए, शर्मिंदा नहीं हो जाऊँ, बीवी के सामने मैं उसको कैसे मुंह दिखाऊँ, मुझसे कुछ हो नहीं पाएगा। ये तमाम तरीके की एंजाइटी मरीज को आने लगती है। तो ये जो है सारा जो है साइकोलॉजिकल कॉज में आता है और इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में इसका भी बहुत ज़्यादा रोल है। तो ये कॉज भी हटाना बहुत ज़रूरी रहता है एक डॉक्टर के लिए। दोस्तों मसला अब ये है कि इसका प्रिवेंशन क्या है, इसका इलाज क्या है, इसको हम कैसे डील करें, कैसे ठीक करें। जैसे मैंने बताया कि इंडिया जो है कैपिटल बना हुआ है यहाँ पर एक तरीके से इम्पोर्टेंस का, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नंबर 1 की पोजीशन बनाए हुए हैं हमारे देश के अंदर। एक तो लैक ऑफ एक्सरसाइज है, बहुत सारे लोगों के अंदर मोटापा, हमारे देखो देश के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर मोटापा बहुत ज़्यादा है, फैट बहुत है, एल्कोहल का कंजप्शन भी होता है, और ऊपर से बोल सकते हैं हम एक्सरसाइज की भी बहुत सारी कमी, एक्सरसाइज भी नहीं करते। तो जिस तरीके से मैंने बताया प्रिवेंशन में सबसे पहले यह है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए आपके लिए। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब जितना आप डिजीज़ लेस होंगे, यानी डिजीज़ आपके अंदर नहीं होंगी, आपकी डाइट, आपका जो पूरी फिटनेस है जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, उस तरीके से सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आप अच्छे बना सकते हैं। दूसरी वजह यह है कि जो अंडरलाइंग कॉज यानी कि एग्जिस्टिंग डिजीज़ जो आपके साथ चल रही है, जो पहले से आपको कोई डिजीज़ हो रखी है, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो CVS की कोई डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो, चाहे वो सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, अगर आप उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, जब वो ट्रीट हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगा, चाहे कोई नर्व की इंजरी वगैरह हो, तब आपका ये जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है ये भी ठीक हो जाएगी। यानी कि जो कारण जानना बहुत ज़रूरी है, किस वजह से जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, जो है लिंग जो है सही तरीके से जो इरेक्ट नहीं हो पा रहा, तो ये कारण जानना बहुत ज़रूरी है। जब कारण का हमें पता लग जाएगा, उसका इलाज हो जाएगा, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अपने आप ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों बाकी एक रहता है कम्युनिकेशंस, यानी कि पार्टनर्स के बीच में कम्युनिकेशन कैसा है, हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं और आपस में किस तरीके से अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, और शाइनेस कितनी है हमारे अंदर, तो ये सारी चीज़ों का भी मायने रहते हैं। और डिप्रेशन, एंजाइटी या घबराहट के आप मरीज़ हैं तो इसका भी ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। जब ये ट्रीट हो जाएगा तो आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर आपको ये बीमारी है तो आप जो कि कोई भी जैसे कि अल्कोहल है या फिर सिगरेट स्मोकिंग वगैरह, ये आपको नहीं करना चाहिए। इससे जो है स्पीड काफ़ी घट जाती है। और रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना चाहिए, स्लीप जो है प्रॉपर लेना चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए, लाइफस्टाइल बहुत मस्त होना चाहिए। और जितना ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल होगा उतना ज़्यादा हम इस प्रॉब्लम से दूर रहेंगे, और ये हमें ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रीटेबल है, ठीक हो जाती है, काफ़ी अच्छे से हो जाता है। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।